भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या 13 लाख से भी ज़्यादा है। हमारा प्यारा भारत, जो एक समय विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जहां दुनिया भर से छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, इसकी स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई कि भारत से आज के युवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। अमेरिका, रशिया, कनाडा जैसे बड़े देशों की तो बात छोड़िए, हमारे देश से हर साल लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी राज से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, हमारे पूर्वज कैसे शिक्षा प्राप्त करते थे, क्योंकि उनके समय में ना स्मार्टफोन हुआ करते थे, ना कोई लैपटॉप, फिर भी अरबों खरबों का ज्ञान का भंडार था हमारे पास। जो हमारे पूर्वज थे वो गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल शब्द का अर्थ होता है गुरु का परिवार। पहले के समय में स्कूल या कॉलेज नहीं होते थे, जहां हम सुबह बैग उठाकर जाएं और दोपहर को पढ़ लिख कर घर वापस आ जाएं। उस समय जब विद्यार्थी की आयु 8-10 साल की हो जाती थी तो वह अपने परिवार को छोड़कर गुरु के आश्रम में आ जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं शिक्षा प्राप्त करते थे, और जब उनकी शिक्षा खत्म हो जाती थी तभी वे घर वापस जाते थे। और जो ये गुरुकुल होते थे ये उन्हें पढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं लेते थे, ये सभी गुरुकुल निःशुल्क होते थे, और ये जो गुरुकुल थे वो गांव के लोगों द्वारा चलाए जाते थे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन गुरुकुलों में शिक्षा कैसे दी जाती थी। गुरुकुल में जो दिन की शुरुआत होती थी वो सूरज के निकलने से पहले ही हो जाती थी। विद्यार्थी सुबह सूरज निकलने से पहले उठते थे, योग करते थे, फिर शुरू होता था उनके ज्ञान का सफ़र। गुरुकुल में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे वेद, उपनिषद, संस्कृत, इकोनॉमी, मैथ, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, फिलोसफी, पॉलिटिक्स। इन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को कुल 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और 64 तरह की कलाएं सिखाई जाती थी, जैसे सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पेंटिंग, पोइट्री, क्रिएटिव राइटिंग, रेसलिंग, आर्चरी, चेस वगैरह वगैरह। इन विद्यार्थियों को ये स्किल इसलिए सिखाई जाती थी ताकि जब वो अपनी शिक्षा समाप्त करके घर वापस जाएं तो उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, बल्कि वो कोई काम करके अपना जीवन गुजार सकें। इन गुरुकुलों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये विद्यार्थियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते थे। विद्यार्थियों को सुबह उठकर खुद के कपड़े धोने पड़ते थे, आश्रम की साफ़ सफाई करनी पड़ती थी और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ती थी। इन गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देना होता था, ताकि कल को जब विद्यार्थी शिक्षा समाप्त करके गुरुकुल से निकले तो वह एक अच्छा नागरिक बनकर निकले। चाणक्य का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो कि एक महान इकोनॉमिक्स थे और जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे, उन्होंने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की थी। इनके अलावा भी कई महापुरुष हैं जिन्होंने गुरुकुलों में शिक्षा ली थी, फिर बड़े महान काम किए, जैसे अशोक, आदि शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, रामानुजाचार्य जी, आर्यभट्ट आदि। अब ये सवाल उठता है कि 100% साक्षरता वाला यह देश अचानक अनएजुकेटेड देश कैसे बन गया। इसका श्रेय जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी देश को बर्बाद करना है और उसको शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी कल्चर को बर्बाद कर देना चाहिए। अंग्रेज़ों ने भारत की वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करने और अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के लिए 1835 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और इस एजुकेशन पॉलिसी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पारित किया। इस एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, इसलिए इसे मैकॉलेस मिंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ड्राफ्टिंग करने से पहले मैकॉले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था, और इस सर्वेक्षण में यह पता चला था कि उत्तर भारत के 97% लोग एजुकेटेड हैं और
दक्षिण भारत के 100% लोग एजुकेटेड हैं। उसका कहना था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इसकी पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा और भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं काली चमड़ी के अंग्रेज़ तैयार करूँगा जो रंग और खून से तो भारतीय होंगे पर स्वाद और विचार से अंग्रेज होंगे। इसके लिए उसने एक मुहावरा यूज़ किया था कि जैसे नई फसल को उगाने के लिए पहले खेत को जोतना पड़ता है, वैसे ही नई शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए पहले इनकी पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। उसने मैकॉले में बताया कि जो शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए। उसने यह भी बताया कि जो भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है वो बैकवर्ड और इनएफिशिएंट है। भारतीय लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए। भारत में गवर्नमेंट स्कूल खोले जाने चाहिए और सरकार को अंग्रेजी शिक्षा को ही बढ़ावा देना चाहिए। उसने कहा कि मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी पूरे पूर्वी भारतीय साहित्य से अधिक मूल्यवान है। और उसने यहाँ तक कहा कि संस्कृत और अरबी भाषा में जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो सब सच्चाई तो एक नॉर्मल सी इंग्लिश बुक में मिल जाती हैं। इस नीति के लागू होने के बाद गुरुकुलों को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कहा जाता है कि गुरुकुल चलाने वालों को मारा पीटा और जेल में भी डाला गया। 1850 में भारत में कुल 7,32,000 गुरुकुल थे जिन्हें बंद करा दिया गया और इनकी फंडिंग भी रोक दी गई। शिक्षा नीति बनाने के पीछे अंग्रेज़ों का बस एक मोटिव था कि उन्हें भारत में अपना शासन चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश बोल सकें और पढ़ सकें और वो अंग्रेज़ों की भाषा और साहित्य को अपनी भाषा और साहित्य से ऊपर का दर्जा दें। वो गुलामी वाली मानसिकता आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। अगर स्कूल या कॉलेज में कोई भी इंग्लिश का कोई वर्ड गलत बोल देता है तो हम उसका मजाक बनाने लगते हैं और वहीं कोई अंग्रेज़ टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आजकल हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा या बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि हमें खुद की ही भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है और इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस होता है। मैं इंग्लिश भाषा के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हमें हमारी संस्कृति और अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ना ही हमें हमारी भाषा को बोलते हुए शर्म महसूस होनी चाहिए। अगर हम दोनों शिक्षा प्रणाली की तुलना करें तो हमें ये पता चलता है कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है नौकरी लेना। विद्यार्थी ये सोचता है कि वह पढ़ लिख लेगा और एक अच्छी नौकरी करेगा। और आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है इसमें समझाने से ज़्यादा रट्टा लगाने पर जोर दिया जाता है। तो आखिर में यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से अच्छी शिक्षा प्रणाली कौन सी है? तो इसका उत्तर है दोनों का समन्वय। और जो भारत सरकार है उसने 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसमें इसी पर ही ध्यान दिया गया है। इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।